नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के हल प्रश्न पत्र के बारे में। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2017 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था, तो इसमें हम देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद देखेंगे अति लघु उत्तरीय, और उसके तत्पश्चात जो है हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, अगर मैं बात करूं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के बारे में, तो जो बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2017 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। एक इसमें कथन दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? तो इसमें जो है इसके उत्तर को खोजने का मैंने काफ़ी प्रयास किया जो है, लेकिन फ़िलहाल जो है इसका आंसर नहीं मिला है। तो आप लोगों से भी मैं इसमें हेल्प लेना चाहूँगा। आप जो है अगर आपको मिलता है ये कथन कहीं भी लिखा हुआ, तो आप आंसर में ज़रूर बताएं कमेंट करके जो है कि इसके उत्तर में क्या होगा। ऑप्शंस इसमें लिखे हुए हैं जो है, पहला बर्टन था, दूसरा रायबर्न है, तीसरा एंडरसन है और चौथा जो है वो रेमंड है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्प करेंगे जो है इसमें, हमारी भी, मेरी भी, और बाकी जो है सारे जो भी शिक्षार्थी हैं सभी की। इसमें देखते हैं उत्तर संख्या 2, जो इसमें यानी कि जो दूसरा सवाल था, इसमें पूछा था कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। ठीक है, यानी शिक्षण विधियाँ इनमें से कौन सी है। होता क्या था, कहने का मतलब इसके ये है कि पहले जो शिक्षण जो प्रक्रिया होती थी उसमें कहते हैं कि जो ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी या शिक्षक केंद्रित थी या बाल केंद्रित थी या पाठ्यक्रम केंद्रित थी। तो होता क्या था, अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो पहले जो शिक्षण की जो प्रक्रिया थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी। इसका उत्तर भी जो है वो है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन में आप देखेंगे दूसरा। इसका जो प्रश्न पत्र है वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस मैं बोलता चल रहा हूँ, इसके ऑप्शंस भी बता दूंगा और आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो पहले था शिक्षक केंद्रित। अभी अगर पूछ रहा है, हो सकता है कि आपके इस वाले 2018 में जो है कुछ चेंजेस आए, हो सकता है अभी पूछे कि जो इस समय की जो शिक्षण विधि है वो किस पर बेस्ड है। तो अब बाल केंद्रित है, पहले शिक्षक केंद्रित थी, अब शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें। क्वेश्चन 3 में पूछा था कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो आप जब भी टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई टीचर टीचिंग कर रहा है, तो उस समय किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शंस में है पाठ्य पुस्तकों का, दूसरा है समय अवधि का, तीसरा है बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, चौथा है आपका परीक्षा का। तो ध्यान रहे मित्रों, इनमें से ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे उपयुक्त सबसे मेन चीज़ है वो है बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर। कहने का मतलब है कि जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं होगा उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस प्रकरण में, और उसका अगर मानसिक स्तर उस स्तर तक नहीं है कि जो भी यार टीचर पढ़ा रहा है वो उसको सीख सके, तो फिर तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं आपकी। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये होता है कि बच्चों की उसमें रुचि हो, जो भी चीज़ आप टीचर बता रहा है टीचिंग में, और जो मेंटल लेवल हो उन्हीं के हिसाब से हो। ठीक है, मतलब बच्चों के हिसाब से हो, क्योंकि आप बात कर रहे हैं जो है 1 to 5 क्लास के बच्चों की, तो उनका मानसिक स्तर उसी के हिसाब से भी उसी के हिसाब से जो है शिक्षण को डिसाइड करना चाहिए, उसको जो है, ठीक है, निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें है कि शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो कहने का मतलब है टीचिंग को किस तरीके से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में और इफेक्टिव वे में जो है किस तरीके से जो है हम बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में था कि शिक्षण विधियों का यूज़ करके, दूसरा है गतिविधियों का यूज़ करके, तीसरा है अभ्यास कार्य के द्वारा, चौथा है प्रश्न। तो ऐसे तो इसमें सारी चीज़ें हैं कि प्रभावपूर्ण बनाने का। ठीक है, प्रभावपूर्ण बनाने का तो आप प्रश्न अगर पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तरी विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, आप इफेक्टिव टीचिंग होगी। कहने का मतलब है उसमें कोई बच्चा आपको सोता हुआ नहीं मिलेगा। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो जागृत अवस्था में, एक्टिव स्टेट में रहेगा। लेकिन साथ में आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में जो पहला दिया हुआ है शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें आती हैं। आप गतिविधि भी उसमें है, विधियों की जब हम बात करते हैं तो कई सारी विधियाँ हैं। ठीक है, तो उन विधियों के हिसाब से जो है उसमें गतिविधि भी है, अभ्यास कार्य आपका आ भी रहा है, प्रश्नोत्तर वाली भी बात हो रही है। तो आप क्या करिए, उन विधियों का उपयोग करिए। ठीक है, वो जो मेथड्स दिए हुए हैं उनका उपयोग करिए और फिर जो है टीचिंग कार्य करिए। तो उसमें क्या होगा कि इफेक्टिव भी होगा, आपका प्रभावपूर्ण भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है कि शिक्षण विधियाँ आधारित हैं। मित्रों, जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं। ठीक है, मेथड्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में उसमें दिया है, शिक्षण सूत्र यानी कि मैगजीम्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ विधियों की, मेथड्स के, उसमें तो इसमें जो है शिक्षण सूत्रों पर जो है वो आधारित होती हैं। अगर मैं बात करूँ विधियों की, तो वो शिक्षण सूत्र पर आधारित होंगी। किस तरीके से जो है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आएगा शिक्षण सूत्र पर।
आपके हिसाब से अगर कुछ और लगता है इन ऑप्शंस में है बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्र पर, तो आप ज़रूर बताएं जो है एक रीजनेबल तरीके से, तार्किक तरीके से इसके उत्तर को। नेक्स्ट है इसमें, अगर मैं बात करूँ किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता, तो किंडरगार्टन जो है एक शिक्षण प्रणाली है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं नर्सरी और मॉन्टेसरी वाली विधि होती है, ऐसे ही किंडरगार्टन है, ठीक है। करके सीखने के सिद्धांत यानी क्रियाशीलता के सिद्धांत वाले उसमें ये आता है जो है। अगर मैं बात करूँ क्रियापरक सिद्धांत के उसमें, तो इसके जो जन्मदाता थे फ्रेडरिक फ्रॉबेल करके थे, ये जर्मनी से थे जो है, बिलोंग करते थे फ्रेडरिक फ्रॉबेल। तो इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का जो है के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। तो ऑप्शन में 6 का आपका पहला होगा जो है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आऊँ तो 7 पे था कि संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है ये, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन, ध्यान रहे मित्रों, जब कम्युनिकेशन में अगर मैं घटक की बात करूं तो बीच में आपका एक मैसेज होगा या माध्यम के उसमें जो है मैसेज आएगा, ठीक है, जो संदेश होता है। एक संदेश भेजने वाला होगा, दूसरा होगा आपका प्राप्तकर्ता। तो ये 3 घटक होते हैं। कहने का मतलब है 2 लोग इसमें आपको दिख रहे हैं, एक होता है आपका संदेश भेजने वाला प्रेषक जो होता है, दूसरा है आपका रिसीव करने वाला, उसको मैंने यहाँ पर बताया हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये है प्रेषक, बीच में माध्यम, माध्यम में आपका मैसेज आ जाएगा और उसके बाद ये है प्राप्तकर्ता। कहने का मतलब है प्रेषक और प्राप्तकर्ता होंगे ही होंगे। तो जब 2 लोग होंगे जो है, ध्यान रहे द्विपक्षीय इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा इस प्रक्रिया में। कहने का मतलब है आप जब कुछ भी चीज़ उसको भेज रहे हैं, बता रहे हैं, तो वहाँ से आपको रिस्पॉन्स या रिप्लाई मिलेगा, प्रतिपुष्टि होगी उस चीज़ की, और प्रतिपुष्टि तभी होगी जब दूसरा वाला पक्ष जो है आपको रिप्लाई करेगा, बताएगा कोई भी चीज़। तो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। उत्तर संख्या 8 पर आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो इस वाले सवाल में जो है कन्फ्यूज़न है। इसमें लिखा हुआ शिक्षण सूत्र की अगर बात करें इसमें, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो है दिया हुआ है, ठीक है, फिर मूर्त से अमूर्त की तरफ और अंश से पूर्ण की तरफ। तो मित्रों इसमें ध्यान रहे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये जहाँ तक इसमें कुछ उल्टा भी लिखा हुआ है मुझे लगता है। तो इसमें काफ़ी जैसे अगर मैं बात करूँ पूर्ण से अंश की तरफ, ये होता है शिक्षण सूत्र जो है एक कंप्लीट, उससे जो है मैं एक जो है एक डिवीज़न उसमें सोपानों में, छोटे सोपानों में भी बांट रहा हूँ। पूर्ण से अंश की तरफ होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ होता है, लेकिन इसमें उल्टा लिखा हुआ है सब। तो इसमें भी संशय है, इसीलिए इसका उत्तर जो है मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। आपको भी अगर कुछ लगता है तो प्रश्न पत्र में से पढ़ें और ज़रूर बताएं एक बार कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से, ठीक है। आते हैं अपने अगले पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो अगर मैं सिद्धांतों की बात करूँ इसमें, तो सिद्धांत में क्रियाशीलता का सिद्धांत भी आता है, रुचि का सिद्धांत भी है, नियोजन का सिद्धांत भी है, लेकिन चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है परिणाम का सिद्धांत। तो ये परिणाम का सिद्धांत जो है वो गलत है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब है ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें दिया है कि पूर्ण से अंश की ओर, देखिए यहीं पर जो है इन्होंने लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर 8 में जो है इनका ऑप्शंस में था अंश से पूर्ण की ओर, और यहाँ पर 10 में इन्होंने लिखा है, प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो पूर्ण से अंश की ओर लिखा हुआ है। कहने का मतलब है ये कहीं ना कहीं से जो है गलत है, जबकि 10 में जो है पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र सही है, ठीक है। तो जो ये पूर्ण से अंश की ओर है, ध्यान रहे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर बेस्ड है, ये यहाँ पर लिखा हुआ गेस्टाल्ट वादियों ने जो है पूर्ण से अंश की ओर बताया था। अगर मैं गेस्टाल्ट शब्द की बात करूँ तो गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है कंप्लीट, संपूर्ण, ठीक है। तो गेस्टाल्ट वादियों ने जो है ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जो है निर्धारण किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों या नियमों से नहीं, ये कथन किसका है? तो इसका भी जो है उत्तर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था। मैं यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, अरस्तु, दूसरा गांधी जी हैं, तीसरा पेस्टोलॉजी हैं, चौथा है स्वामी विवेकानंद जी। तो आप भी कोशिश करिए इसको खोजने की, अपने अध्यापकों से पता करने की, आपको पता लगता है तो ज़रूर बताएं कमेंट में करके। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है उसका। नेक्स्ट में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। कहने का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात कर रहा है ये। तो ध्यान रहे मित्रों, जो विज्ञान विषय है, विज्ञान शिक्षण में जब मैं साइंस टीचिंग की बात कर रहा होता हूँ तो उसमें प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है, ठीक है। आप डेमोन्स्ट्रेशन करके किसी भी चीज़ को आप बता रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, आप प्रकाश संश्लेषण बता रहे हैं, तो आप उसी तरीके से जो है एक बीकर, ये वो सारी चीज़ें, पौधे, गमले लगा करके जो है एक प्रदर्शन करके उसका जो है आप उस चीज़ को बताइए। तो विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन प्रयोग विधि सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम 13 पे। इसमें था सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति में विकास में सहायक शिक्षण विधि कौन सी है? तो सूक्ष्म अवलोकन, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, माइक्रो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आपका जो है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आप जब भी पर्यटन कर रहे होते हैं तो आप सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, जैसे कोई प्राचीन इमारत हुई, कोई प्राचीन गुंबद हुआ या कुछ भी हुआ, तो आप वहाँ पे अवलोकन भी कर रहे हैं, आप उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपका पर्यटन होगा। ऑप्शन इसमें 13 का 4 है। नेक्स्ट पे आते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 14, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो इसमें पूछा था, तो अगर मैं बात करूं प्रस्तावना कौशल पहला था, दूसरा था पुनर्बलन, तीसरा था श्यामपट्ट लेखन उद्देश्य और कथन कौशल चौथा था। तो जब भी मैं प्रस्तावना कौशल की बात करने जाता हूँ, तो जब भी हम प्रीफेस शुरू करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जब एक तरीके से जो होता है मंच तैयार करना, ठीक है, उसका बेसिक्स बताना, तो हम सबसे पहले यही शुरू करते हैं कि बच्चों क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता है, क्या आप ये चीज़ जानते हैं। तो यही होता है छात्रों का पूर्व ज्ञान कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं। तो प्रस्तावना कौशल में जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी का जो है प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों में कल्पना शक्ति याद रहे, तो इसमें उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन पहला दूसरा दिया हुआ है कहानी, ठीक है, इसमें आपका होगा कहानी। तो जब भी आप कहानी बता रहे होते हैं बच्चों को, तो क्या होता है उनकी कल्पना शक्ति उस समय जो है जागृत अवस्था में रहती है, वो कल्पना करते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं कहानी में, ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, ठीक है। अगर वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी पढ़ रहे हैं तो वो एकदम सोच रहे होंगे, उनके उसमें जो है इमेज उसकी छायाप्रति बन रही होगी कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे जो है क्या नाम है कछुआ होगा, ऐसे चल रहा होगा, खरगोश ऐसे दौड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है जो है कल्पना शक्ति के विकास में जो है कहानी कथन का उसमें जो है। नेक्स्ट में आते हैं हम, अब ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें था सबसे पहले शिक्षण से तात्पर्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षण से तात्पर्य पूछा है, टीचिंग। सिंपल सा मित्रों ध्यान रहे, मैं इसको ऐसा ही बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिले, जब भी टीचिंग की बात होती है, एक जो मतलब टेक्निकल उसमें मैं बात करूँ तो 3 चीज़ें या 3 सोपान आपको जहाँ भी देखने को मिले, कहने का मतलब है पहला आपका पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपका शिक्षक होना चाहिए और तीसरा शिक्षार्थी होने चाहिए, विद्यार्थी होने चाहिए। वहाँ पर जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगे वहाँ पर आपका शिक्षण कार्य जो है वो संपन्न होगा। सिंपल सा डेफिनेशन है, जॉन डेवी ने भी यही बताया कि जॉन डेवी थे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी बताया कि ये जो 3 सोपानों का जो है जो सम्मेलन होता है, समागम होता है, वो एक शिक्षण के उसमें आता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम, ये है जो है शिक्षण। एक ही लाइन अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप ये बता देंगे काफ़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य 2 मैंने, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य, ठीक है, इसके तहत आप सामान्य बालकों को रखेंगे। विशिष्ट में आप विशिष्ट बालक आपके आएंगे जो मंद बुद्धि के होते हैं, जिनको नहीं कुछ ज़्यादा समझ में आता है, तो इसके तहत आप इन दोनों को भी लिख के जो है डिसाइड करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 पे, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। याद रहे मित्रों, इसमें जॉन केली करके थे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है। अभिप्रेरणा, प्रेरणा, इंस्पिरेशन जिसको हम जो बोलते हैं, ठीक है, मोटिवेशन एक थोड़ा सा वो करना, तो अभिप्रेरणा का होना ज़रूरी है, प्रेरणा का होना ज़रूरी है शिक्षण में। केली का आप कथन लिख सकते हैं। इसमें प्रेरणा के तरीके भी मैंने बता दिए हैं, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है। शाब्दिक में क्या है, आप कोई भी बच्चा जो है रेस्पॉन्स कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, तो पुनर्बलन के तौर पर आप उसको क्या बोलेंगे, शाबाश, अच्छा, उत्तम। अशाब्दिक में आप दंड या पुरस्कार भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगले पे हम बात करते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें था कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण में आशय क्या है। मूर्त से अमूर्त का मतलब क्या होता है। तो मूर्त से अमूर्त को हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी बोलते हैं, ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कहने का मतलब सिंपल सा है, स्थूल मतलब एक तरीके से जिसका कोई जो है मतलब एग्जिस्टेंस हो, जिसका जो हमें दिखाई देता हो, जो प्रेजेंट हो हमारे सामने। सूक्ष्म मतलब होता है जो क्या नाम है हमारे सामने ना हो, बिल्कुल से। यहीं अगर देख लेते हैं मूर्त मतलब जैसे मूर्ति होती है हमारे सामने दिखती है। अमूर्त अवस्था दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंट, एब्स्ट्रैक्ट होती है अमूर्त की अगर बात हो जाए तो। जैसे इसमें अगर मैं एग्जाम्पल से समझूँ कि गणित में जोड़ना घटाना, इसको सिखाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे गेंद है, गोली है, कंकड़, इसका प्रयोग करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो गेंद है, जो गोली है, जो कंकड़ पत्थर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सामने हैं, ये मूर्त चीज़ें हैं, ये क्या है, स्थूल चीज़ें हैं। जबकि गणित को जोड़ना, गणित को घटाना, ये प्रेजेंट है, हमको पता है कि हम जोड़ते हैं, लेकिन ये कोई इसका जो है स्वरूप नहीं है। तो ये क्या है, एक अमूर्त चीज़ है, एक सूक्ष्म चीज़ है। तो आप ये उदाहरण देके समझा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा पूछी थी। तो मैंने यहाँ पर 2 परिभाषाएं लिख दी हैं सिंपल से, उसमें जो अभी तक की थी आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो एडगर डेल, ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि परस्पर विचार और भावनाओं की साझेदारी करना। संप्रेषण क्या होता है, आपके हाव भाव, आपके विचारों का, आपके व्यवहारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में या समूह के साथ में, तो आपका संप्रेषण में आता है। नेक्स्ट इसी में डॉक्टर IP तिवारी ने भी एक परिभाषा दी है। इसमें इन्होंने बोला कि संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, इसके भाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। जब तक आपके विचार, आदान प्रदान, भावनाएं आपकी
इधर से उधर कहने का मतलब स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक तो वही चीज़ इन्होंने इसमें बताई है कि जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें मैंने बताया हुआ है कि प्रेषक होता है, इसमें माध्यम है, और प्राप्तकर्ता होता है। माध्यम में आपका क्या आएगा, मैसेज डिलीवर हो रहा है, ठीक है, कोई संदेश है, ठीक है, सिंपल से उसमें। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसमें संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों के बारे में बताइए। तो प्रमुख प्रकार में एक शाब्दिक होता है, दूसरा अशाब्दिक होता है। शाब्दिक में 2 आते हैं, मौखिक और लिखित। अशाब्दिक में 3 आते हैं इसमें, जैसे वाणी संप्रेषण हुआ, हाँ, जो करके हम लोग थोड़ा सा करके बोलते हैं, ये आपका वाणी संप्रेषण में आएगा। मुख मुद्रा, चक्षु संपर्क वाले उसमें, ठीक है, अशाब्दिक होता है। स्पर्श करके, किसी को टच करके जो है, छू करके जो है हम कोई चीज़ करते हैं, तो वो भी संप्रेषण में आपके आएगा। तो मित्रों, फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट जितने भी इसमें क्वेश्चंस बचे हैं, जो 22 से लेकर के आगे तक हैं, उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत